I welcome you all in my online classes and today's टॉपिक इज़ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर पढ़ेंगे। अब ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अंदर आते हैं। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीबायोटिक जो है कंज्यूम करने वाला टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है। तो एंटीसेप्टिक जो होता है वो जनरली बॉडी लिविंग टिश्यूज़ पे लगाया जाता है, वुंड्स पे, कर्स पे, जो भी इंजरी हो गई है, चोट लग गया है तो उस पे लगाया जाता है। जबकि डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो मेनली जो जैसे इंस्ट्रूमेंट को धोना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है, उस केस में किया जाता है उसका यूज़। उसके बाद फ़र्श पे पोछा लगाना है, फ़र्श को साफ़ करना है, उस केस में किया जाता है। टॉयलेट साफ़ करना है, बाथरूम साफ़ करना है, तो उस केस में हम लोग जो है इन डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एंटीसेप्टिक का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया गया तो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। तो ये रहा डिसइंफेक्टेंट और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक जो है, जो भी डिजीज स्किन सरफेस है उस पर यूज़ इसका होगा। नेक्स्ट जो है इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्यूरासिन, सुप्रामाइसिन, ये सब का यूज़ किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक। अब सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डॉल होता है वो इस दोनों का मिक्सचर होता है, क्लोरोजाइलेनॉल, अगेन OL, क्लोरो Cl एंड दिस, ये जो स्ट्रक्चर है। अब दूसरा जो होगा टर्पिनॉल। टर्पिनॉल में ये कंपाउंड होता है टर्पिनॉल, अगेन OL OH। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों जो कंपाउंड है दैट इज़ इन द डिटॉल, और ये एंटीसेप्टिक का काम करता है डिटॉल, जो कि फेमस है डिटॉल। अब ये है बिथेनॉल, बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका। आप जो है ये आप देख रहे हो, और ये सल्फ़र को बीच में रख दो, तो आप देख रहे हैं कि सल्फ़र के जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे OH है, तो ऑर्थो पोजीशन पे OH है। मेटा पे Cl है तो मेटा पे Cl है, दोनों मेटा पे Cl है। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इनका यूज जो होता है, जनरली जो कंपाउंड कहा जाता है इसको कहा जाता है बिथेनॉल। अब ये जो है सोप में ऐड किया जाता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए। तो आयोडीन जो होता है, अब आयोडीन जो है पावरफुल एंटीसेप्टिक है, तो इसका दो तरह से यूज़ किया जाएगा। वन इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो 2-3% जो आयोडीन जो होगा उसको सॉल्यूशन बनाया जाएगा, किस में, उसको रखा जाएगा अल्कोहल वाटर मिक्सचर में, अल्कोहल वाटर मिक्सचर में रखा जाएगा, और जिससे जो तैयार होगा तो वो हो जाएगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और दूसरा जो फॉर्म होता है आयोडीन का, ये कंपाउंड फॉर्म में CHI3। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट एंटीसेप्टिक। अब ये एंटीसेप्टिक जो आयोडो फॉर्म जो होता है ऊंड्स के लिए यूज होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी ऊंड्स के लिए यूज होता है। उसके बाद बोरिक एसिड जो होता है वो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, पानी में इसका सॉल्यूशन बनाया गया, और आँख के लिए यूज़ होता है एंटीसेप्टिक जो है आँख के लिए। अब जैसा मैंने डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया था, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.2% जो सॉल्यूशन है वो है आपका एंटीसेप्टिक, लेकिन 1% सॉल्यूशन जो है वो है डिसइंफेक्टेंट। उसी तरह जो है क्लोरीन का कंसनट्रेशन 0.2 to 0.4 जो होगा ppm एक्वस सॉल्यूशन में होगा, और जो कि और सल्फ़र डाइऑक्साइड का लो कंसंट्रेशन में जो होगा वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तो आप देख सकते हैं जो थोड़े से आपने ब्लीचिंग पाउडर भी एक तरह का वो भी क्या कर रहा है कि इसका यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है क्लोरीन जो है 0.2 to 0.4 ppm, उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि लो कंसंट्रेशन में ये डिसइंफेक्टेंट का काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स इसलिए लिया जाता है फर्टिलाइजेशन को, जैसे कि हमने ये वर्ड देखा फर्टिलिटी, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, सो इट इज़ अगेंस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये ड्रग जो है ये क्या होता है, तो जनरली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बर्थ कंट्रोल पिल लिया जाता है। अब ये बर्थ कंट्रोल पिल जो है कंटेन करते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सिंथेटिक, ये दोनों हार्मोन है जो जनरली फीमेल में पाए जाते हैं, बट इट इज़ सिंथेसाइज्ड,
ये सिंथेसाइज किए जाते हैं और ये इनका यूज़ होता है बर्थ कंट्रोलिंग पिल में। और इनका काम क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन का काम होता है ओव्यूलेशन को कंट्रोल करना, ओव्यूलेशन को सप्रेस करना, ताकि ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन क्या है? तो ओव्यूलेशन जो होता है जिसके वजह से क्या होगा कि अवम जो है रिलीज होगा, और ये अवम जो होगा वही फर्टिलाइज करता है स्पर्म के साथ। तो ये जो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ये अवम को रुकना है, और ये काम करता है प्रोजेस्टेरोन। अब इसमें दो तरह की जो है दो तरह के जो मेडिसिन है, ड्रग्स है जो है, एक है नॉरइथेंड्रोन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बट इसके प्रॉपर्टीज़ थोड़े से अलग हो जाएंगे इसमें, और कंपोजिशन भी अलग होगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो होगा, ये पार्ट दोनों में अलग है। ये पार्ट अब ये पार्ट जो है इधर, ये पार्ट अब अलग है। अब इसमें जो है ओ है, केटोन वाला ओन है। अब इसमें क्या होगा? डायोल, 2 OH होगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है। तो इसके थोड़े से स्ट्रक्चर डिफरेंस है, तो थोड़ा सा इसमें कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा। इसमें जो होगा प्रोजेस्टेरोन होगा केवल, और इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन प्लस जो है एस्ट्रोजन दोनों होगा। इसमें कॉम्बिनेशन दोनों का होगा, और इसको कहा जाता है नोवेस्ट्रॉल। तो ये हो गए आपके anti fertility drug. Now we will read about chemical in food. So there are many chemicals which is used for what, for increasing preservation, preservative के रूप में यूज़ होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब ऐड करते हैं। उसके बाद देखने में सुंदर लगते हैं, जैसे फूड कलर हो गया, फ्लेवर्स, स्वीटनर्स, ये सब क्या करेंगे? ये सब जो है टेस्ट को बढ़ाएंगे, देखने में सुंदर लगेगा। फिर इसके लाइफ को भी बढ़ाते हैं। लाइफ को बढ़ाने वाले हैं प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट जो ख़राब नहीं होने देते हैं। उसके बाद जो आटे को ज़्यादा लंबे समय तक जो अच्छे से रखने में मदद करते हैं, दैट इज़ फ्लोर इम्प्रूवर। उसके बाद फैट इमल्सिफायर, स्टेबलाइजिंग एजेंट। फैट जनरली क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा कि दूध के फैट जो है अलग हो जाते हैं। मलाई जो होता है दैट इज़ फैट, वो अलग हो जाते हैं। तो उनको उसमें सॉल्युबल ही रखने के लिए एक जो यूज़ होता है स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है, स्टेबल करने के लिए। तो ये सब सारे यूज़ होंगे। तो ये बस जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं 1 to 6 पॉइंट, दे इंक्रीजेज द कॉस्मेटिक वैल्यू फूड का बढ़ाते हैं। बाकी ये 7th जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाते हैं। नाउ विल रीड अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो नेचुरल स्वीटनर, और उनको ज़रूरत क्यों होता है उनको लेने का? तो सबसे पहले हम नेचुरल स्वीटनर जो होते हैं, जनरली जो हम चीनी खाते हैं, दे कंटेन सुक्रोज। और सुक्रोज जो है क्या है? वो है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बना हुआ है। अब ये सुक्रोज जो है खाने के बाद क्या होता है कि ये शुगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे बॉडी में बनता है, और जिसके वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। तो अब ये शुगर अगर फिर भी हम लेते हैं डायबिटीज़ होने के बाद, फिर से ये और भी बढ़ेगा, फिर हम लोग को बहुत तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो 1879 में एक स्वीटनर का डिस्कवरी हुआ था, जिसका नाम था सैकरीन। जिसका नाम क्या था? सैकरीन था। और ये सैकरीन था ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। तो बेंजामाइड, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, ये ऑर्थो पोजीशन पे है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हो गया बेंजामाइड। तो ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, जिसका स्वीटनिंग जो पावर है 550 टाइम्स मोर देन दैट इज़ शुगर। जो जनरल शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होते हैं। तो लेकिन इनको खाने के बाद क्या होता है, बस ये टेस्ट देते हैं और बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ता नहीं है, और फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे कैलोरी को नहीं बढ़ाता है, मेन यही इसका है, ये कैलोरी को नहीं बढ़ाता। और ये फर्स्ट स्वीटनिंग एजेंट था, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्पार्टेम। तो स्पार्टेम जो होता है ज़्यादा जो है जो सैकरीन हमने देखा वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, 550 टाइम्स होता है शुगर से, लेकिन ये जो है 100 टाइम्स होगा। स्वीटर होगा लेकिन 100 टाइम्स होगा। इसका ये प्रॉब्लम होगा, ये जनरली क्या होते हैं, ये डाईपेप्टाइड होते हैं।
मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड जो फॉर्म करते हैं स्पार्टिक एसिड से और फिनाइल एलिन से। डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड ये जनरली क्या होते हैं, एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड कंबाइन करते हैं, और ये जो बॉन्डिंग होती है, जो एमाइड बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे क्या है, डाइपेप्टाइड है। इट मीन्स व्हाट, 2 जो है एमिनो एसिड है कंबाइन किए हैं और ये एस्पार्टेम बना रहे हैं। तो ये जो है कोल्ड फूड के लिए अच्छा है। ठंडा फूड अगर है तो ठीक है, ये स्टेबल होगा, लेकिन जैसे जैसे ही थोड़ा भी टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, कुकिंग टेम्परेचर पे लाएंगे, कोई चीज़ हम लोग जैसे कुछ बनाएंगे तो और उसमें अगर कुकिंग करते हुए उसको डालेंगे तो उसका चेंज हो जाएगा, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है जनरली 2 एमिनो एसिड है और 2 एमिनो एसिड कंबाइन करता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं एमाइड बॉन्ड होते हैं, और ये एमाइड बॉन्ड जो है 2 एमिनो एसिड है, तो इसीलिए ये बन गया डाइपेप्टाइड। और ये जो है 100 टाइम्स मोर स्वीटर होता है। बस इसका प्रॉब्लम यही है कि ये जो होगा वो सॉफ्ट फूड के सॉफ्ट जो कोल्ड फूड होगा उसमें इसका हम लोग यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद एलिटेम। तो एलिटेम जो होता है, इसमें मेन प्रॉब्लम यही होता है कि उसको स्वीटनिंग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि 2000 टाइम्स मोर स्वीटर होता है नॉर्मल शुगर से। तो आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बट आपको डिवाइड करके ये जो है आपको बनाने होंगे। 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ये पार्ट कर दो, एक जो है आपका क्या हो जाएगा, एक जो है आप ये वाला पार्ट कर दो, ये वाला पार्ट कर दो। तो इस तरह आपको याद हो जाना चाहिए। अब ये जो है एलिटेम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है सुक्रालोज। सुक्रालोज जो होता है जनरली ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। जनरली ये सुक्रोज से डेरिवेटिव है। जो सुक्रोज हम लोग लेते हैं, चीनी जो हम लोग खाते हैं, तो उससे जो है ये बनता है, ये ट्राइड क्लोरोडेली, और इसका स्वीटनिंग ये जो टेस्ट देगा बिल्कुल शुगर की तरह देगा और स्टेबल होता है। मेन इसमें जो एलिटेम में प्रॉब्लम क्या था कि वो स्टेबल नहीं था, लेकिन ये जो होगा स्टेबल होगा और कोई कैलोरी जो है प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे जनरली जो होते हैं, जैसे 600 टाइम्स है इसका स्वीटनिंग पावर, सुक्रालोज का स्वीटनिंग पावर 600 टाइम है। अब ये जो है ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज कैसे थे, 6 मेंबर रिंग कंपाउंड थे, और फ्रुक्टोज जो है वो कितना 5 मेंबर, दोनों का कंबाइन करके क्या बनता है, ये दोनों को कंबाइन करके ये बनता है आपका जो है सुक्रोज बनता है। तो ये रहा जो है सुक्रालोज का पिक्चर। अब नाउ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव जनरली हम लोग 8 में भी पढ़े थे कि फूड प्रिजर्वेटिव जो प्रिजर्व करे, जो लाइफ फूड के लाइफ को बढ़ा दे, दे आर फूड प्रिजर्वेटिव। ये क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव जनरली नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो जनरली हम देखते हैं जैसे जो सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन की बात आती है, तो आप अपने घर में देखो कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा दिन तक रह सकता है, खाने की चीज़। जैसे हम लोग मैंगो का अचार बनाते हैं, या जैम जेली जो होता है, वो क्या होता है कि लंबे टाइम तक रखा जाता है, जो प्रोसेस्ड पैक्ड फूड में आता है। तो ये जो होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, वो लंबे टाइम तक रखते हैं। आखिर क्या होता है, सबसे पहले हम अचार का एग्जांपल लेंगे, जो पिकल होता है। तो पिकल में क्या होता है कि टेस्ट उसका उसमें नमक यूज़ होता है, सॉल्ट यूज़ होता है। अब ये सॉल्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उस पे अगर ये सॉल्ट चला जाएगा, ये नमक चला जाएगा, तो क्या होगा कि वो पूरे बॉडी से पानी रिलीज़ करेंगे, उनका डिहाइड्रेशन होगा, पानी इतना निकलेगा बॉडी से कि वो पूरी तरह मर जाएंगे। दूसरी बात, तेल। तेल जो होता है वो क्या होता है, अचार में क्या होता है, तेल होता है। ये तेल क्या काम करता है, ऑयल क्या काम करता है कि जो है ये जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो इससे उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर अब ध्यान दो कि जैसे जो सॉस होता है, जैम होता है, सब में चीनी मिला होता है, तो चीनी भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अब
जो और भी कुछ प्रिजर्वेटिव है जो डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट है, लेकिन सोडियम बेंजोएट जो है लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में क्या हो जाता है, बॉडी में ये मेटाबोलाइज करते हैं, कुछ रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो इसीलिए इनका यूज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सॉर्बिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, तो ये सब जो है फूड प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं जनरली ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ये एक ऐसे केमिकल हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देंगे फूड को। तो कैसे नहीं करने देंगे फूड को, ये क्या करेंगे, फूड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो फूड से पहले जो ऑक्सीजन जो है एंटीऑक्सीडेंट से, जो एजेंट हम लोग यूज़ किए हैं उससे रिएक्ट हो जाएगा, तो फूड हमारा बच जाएगा। तो इस तरह ये प्रोटेक्ट करते हैं फूड को ख़राब होने से, चूँकि ऑक्सीजन से रिएक्शन से ही फूड ख़राब होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बचा लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो आएगा एंटीऑक्सीडेंट का, ये हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। ये ध्यान में, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, एक होगा टॉलविन, एक होगा एनिसॉल। ब्यूटा हाइड्रोक्सी टॉलविन और दूसरा होगा ब्यूटा हाइड्रोक्सी एनिसॉल। अब इसमें जो है ब्यूटा हाइड्रोक्सी एनिसॉल जो होता है वो बटर के केस में यूज़ किया जाता है, और बटर के लाइफ को 1 मंथ से 1 ईयर तक बढ़ा देता है। उसके बाद इसमें जो है अगर यूज़ होता है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव, जो साइट्रिक एसिड होता है उसके साथ अगर यूज़ हो तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। तो ये रहा। और बहुत सारे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फाइट है, ये सब यूज़ होता है, जो भी कटे फटे वेजिटेबल है, ड्राइड है, इन सबको जो है इसमें यूज़ होता है। अब है क्लीनिंग एजेंट। अब क्लींजिंग एजेंट, दिस क्लींजिंग एजेंट इज कॉल्ड व्हाट, डिटर्जेंट। ये जो होंगे ये 2 तरह के डिटर्जेंट होंगे। एक डिटर्जेंट जो होगा सोप होगा, दूसरा डिटर्जेंट होगा वो सिंथेटिक जो है डिटर्जेंट होगा। और ये काम क्या करेंगे, ये जो है कपड़े को या बॉडी को हम लोगों को क्लीन करने का काम करेंगे। तो अब ये बनते कैसे हैं, तो और इसका क्या प्रिंसिपल है। तो जनरली कपड़ों पे जो गंदगी होती है, हमारे बॉडी पे जो भी गंदगी होगी, तो पानी से नहाने के बाद या पानी से कपड़े धोने के बाद जनरली क्या होता है कि जो गंदगी होती है फैट की होती है, ग्रीस की होती है। तो पानी वाली गंदगी, जैसे मिट्टी लगा है तो मिट्टी धुल जाएगा सोप से, मिट्टी धुल जाएगा बिना सोप से, पानी में डाले तो मिट्टी जो सॉल्युबल है उसमें वाटर में सॉल्युबल होके निकल गया, लेकिन जो फैट है ग्रीस है ये सब निकल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोप। ये सोप क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे, ये क्या करते हैं, ये सफाई करते हैं। और अब जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो है बनते कैसे हैं। तो जनरली फैब्रिक पे क्या होता है, गंदगी क्या होता है, फैट का गंदगी होता है, जो कि सोप ही उसको जो है हटा सकते हैं, क्योंकि पानी जो है इंसॉल्युबल होता है पानी में, तो पानी में तो कुछ काम नहीं करेगा, बट सोप जो है इसके लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो सोप बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, बॉयल करना है, एक अल्कली बॉयल करना है, एक हमको फैट बॉयल करना है। तो यहाँ पे जो है अल्कली और फैट को बॉयल करने के बाद जो है ये सोप तैयार होता है। तो अल्कली होता क्या है, तो अल्कली जनरली जो भी बेस है, दुनिया में जितने भी बेस हैं, अगर कोई भी बेस पानी में सॉल्युबल होता है उसको कहा जाता है अल्कली। तो अल्कली जो है बेस जो है अल्कली हो सकता है, लेकिन बेस जो है अल्कली जो है बेस हो सकता है, लेकिन बेस जो है अल्कली नहीं। इट मीन्स क्या, कि सभी बेस जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये अल्कली और फैट को जो गर्म करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा सोप और ग्लिसरॉल मिलेगा। ये सोप मिला, ये ग्लिसरॉल मिला। ग्लिसरॉल जो होता है वो जनरली जो है सॉल्वेंट का काम किया, और ये जो है प्रेसिपिटेट के रूप, ये जो है कोलोइडल के रूप में हमको मिलेंगे, कोलोइड्स के रूप में मिलेंगे। तो इनको कोलोइड्स से सोप में चेंज करने का काम कौन करता है, ये करता है आपका सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक डालने के बाद जो कोलोइडल सॉल्यूशन में सोप थे सब कोगुलेट कर जाएंगे। जैसे
अपने कोगुलेट कर जाएंगे और कोगुलेट करके जो है एक सोप जो है एक सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाएगा। बाकी बच जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो है अब ग्लिसरॉल का क्या करेंगे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करेंगे और फिर हमें जो है फिर से ग्लिसरॉल मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं किसका ये जो है फैट क्या है यहाँ पे, ग्लिसराइल ईस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड, ग्लिसराइल ईस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड। तो ये आप देख रहे हैं स्टीयरिक एसिड का, तो ये होता है फैट। अब सोप के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, तो सोप फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन जो होता है ये कैसे होता है, तो जनरली क्या करते हैं सोप बनाने के टाइम में हम लोग फैट को हीट करते हैं और एक्वस अल्कली को हीट करते हैं। एक्वस अल्कली हो सकते हैं या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली जो हम लोग जो बॉडी को क्लीन करने के लिए जो सोप यूज़ करते हैं देन वी यूज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कपड़े धोने वाले सोप के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे। तो ये जो है हम अल्कली का यूज़ करेंगे और हीट होने के बाद क्या हो जाएगा, गर्म होने के बाद ये सोप बनेगा और ये कॉलोइडल फॉर्म में रहेगा। और ये क्या रहेगा, ये जो है ये अब इसमें जो है कॉलोइड फॉर्म में रहेंगे और कॉलोइड्स फॉर्म को प्रेसिपिटेट करने के लिए, सोप को प्रेसिपिटेट करने के लिए तब वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाता है। और उसके बाद जो ग्लिसरॉल उसमें क्या होगा, या तो कॉलोइड के फॉर्म में सोप रहेगा और ग्लिसरॉल रहेगा, तो सोप हट गया तो ग्लिसरॉल बच गया। ग्लिसरॉल का फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग यूज़ कर लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको अलग कर देंगे। तो इस तरह जो है हम लोग सोप बना लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एक सोप क्या होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड होंगे। ये फैटी एसिड हो सकते हैं स्टीयरिक एसिड, ऑयलिक एसिड, देन पॉमेटिक एसिड। तो हमने आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि सोप जनरली होते क्या हैं। अब टाइप ऑफ सोप, बहुत तरह के टाइप ऑफ सोप होते हैं। तो जनरली क्या किया जाता है, ये सोप का जो क्वालिटी जो है बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी का फैट लिया जाता है या ऑयल लिया जाता है, और डिफरेंट रॉ मटेरियल भी मिलाए जाते हैं इसमें। जैसे टॉयलेट सोप जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, अच्छे ग्रेड अच्छे जो क्वालिटी का फैट लिया जाता है और एक्सेस अल्कली को क्या करेंगे हम लोग रिमूव कर देंगे। फिर उसमें कलर परफ्यूम सब ऐड करके फिर वो अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। फिर सोप जो फ्लोट करता है, तो फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए, सोप का डेंसिटी कम होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि उसमें एयर बबल्स आए, उसके लिए उसको हार्डनिंग से पहले भी टाइनी एयर बबल्स को बीट किया जाता है ताकि उसमें वो जो है सोप फ्लोट करे। फिर दूसरी सोप जो होगा वो ट्रांसपेरेंट सोप जो आर पार दिखाई देता है, तो उस केस में क्या किया जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है इथेनॉल में और इवेपोरेट कर दिया जाता है एक्सेस सॉल्वेंट को। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो सोप आता है मेडिकेटेड सोप, जिसमें हमने एंटीसेप्टिक जो पढ़ा था उसमें बिथियोनॉल का नाम पढ़ा था। तो ये जो होता है इसका यूज़ होता है, मेडिसिनल वैल्यू ये बढ़ाता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये जो है इसमें मिलाया जाएगा, मेडिकेटेड सोप में मिलाया जाएगा, एंटीसेप्टिक को मिलाया जाता है इस मेडिकेटेड सोप में। उसके बाद जो है किसी किसी सोप में डिओड्रेंट मिलाया जाएगा। अब सेविंग सोप में क्या होता है, सेविंग जनरली जो सोप यूज़ होते हैं उसके लिए दो क्वालिटी होना चाहिए। एक है कि वो जो झाग ज़्यादा बने और झाग जो है लेदर जो है वो जल्दी सूखे नहीं, तभी अच्छी से सेविंग हो पाएगा। तो उसके लिए झाग बनने के लिए जो है इसमें ऐड किया जाता है, उसमें जो है सोडियम रोजिनेट ऐड किया जाता है, इसमें सोडियम रेजिनेट ऐड किया जाता है लेदर के लिए, और ये सूखे नहीं। तो उसके लिए उसके लिए जो है ग्लिसरॉल, इसके लिए जो है ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है कि ये जो सेविंग सोप जो है लेदर बना है उसको जो सूखने नहीं देता है। तो ये हो गया आपका सेविंग सोप। अब लॉन्ड्री सोप,
जनरली क्लीनिंग के लिए जो यूज़ होता है, तो उसमें जो है लेदर भी चाहिए अच्छे से, तो सोडियम रोजिनेट तो यूज़ होगा ही। फिर सोडियम सिलिकेट है, बोरेक्स है, सोडियम कार्बोनेट, ये सब ऐड किया जाता है। अब छोटे छोटे सोप बनाए जाते हैं, तो उनको जो है थीन शीट में जो है मेल्ट करके फिर ये बनाया जाता है। फिर सोप ग्रैन्युअल्स भी बनाए जाते हैं, तो बबल्स को सुखा के, सोप बबल्स को सुखा के ये बनाए जाते हैं। अब सोप पाउडर और स्कोरिंग सोप, तो सोप पाउडर जनरली क्या होता है कि ये जो पाउडर होते हैं वो जो भी चीज़ें उस पे चिपकना चाहिए, तो चिपकने के लिए जो यूज़ होता है, तो दैट इज़ पाउडर, प्यूमिस और फाइनली डिवाइड सैंड, ये सब का यूज़ होता है, जिससे कि वो जो भी जगह पे हम लोग डालें पाउडर सोप को, तो वो चिपक जाए। तो इसके लिए उसके बाद बिल्डर, जो कि सोप जल्दी से एक्ट करे, जल्दी से रिएक्शन शो करे, जल्दी से अपना एक्टिविटी दिखाए, तो इसके लिए हम लोग बिल्डर्स यूज़ करते हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और देन सोडियम फॉस्फेट का यूज़ होता है, ताकि वो जल्दी काम करे। अब जो है सोप कैसे हार्ड वाटर में काम करते हैं, हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते हैं? तो सोप जो है हार्ड वाटर में काम इसलिए नहीं करते हैं, जनरली सोप क्या होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ या पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और हार्ड वाटर जनरली कंटेन करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को। अब ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो होंगे, ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो होंगे, वो क्या करेंगे, अब ये इसमें इसके साथ जो हार्ड वाटर के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, तो ये कैल्शियम जो है इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये जो रिप्लेस करके ये Cl के साथ चला गया, NaCl बना लिया, और ये जो होंगे इंसॉल्युबल कैल्शियम स्ट्रेट बना देंगे। जो क्या होते हैं, अगर ये जो है वो इंसॉल्युबल होंगे और ये पानी में अलग हो जाएंगे, और ये यूजलेस जो क्लीनिंग होता था उसको नहीं होने देंगे, ये कपड़ों के साथ चिपक जाएंगे, हेयर वॉश अगर करेंगे तो बाल में चिपक जाते हैं। तो ये हार्ड वाटर में सोप जो है जनरली काम नहीं करते हैं, और ऐसे वाटर में जो है वो डाई भी, अगर डाई भी यूज़ होगा तो वो भी सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरह की बातें होगी। यहाँ हार्ड वाटर में सोप का यूज़ नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हार्ड वाटर में इसका यूज़ नहीं होता है, तो कुछ जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट है, जो कि सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है वो भी सफाई का काम करेंगे, क्लींजिंग एजेंट का काम करेंगे, लेकिन उसका यूज़ हार्ड वाटर में भी होगा, सॉफ्ट वाटर में भी होगा। और ये जो होते हैं, जो बेटर होते हैं सोप से, और क्योंकि ये दोनों में यूज़ होते हैं, और दोनों में फोम देते हैं, लेदर देते हैं, जबकि हार्ड वाटर में जो सोप होता है लेदर नहीं देता, क्योंकि एक क्या फॉर्म करता है, एक जो है गमी मास फॉर्म करता है, और ऐसा सब्सटेंस जो क्लोथ को धोएंगे तो उसी में चिपक जाएगा, ऐसा जो है सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। तो और इसका यूज़ जो है किसी भी वाटर में हम लोग कर सकते हैं, इसमें ये किसी भी वाटर में फोम दे सकता है। अब ये सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एनायनिक, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, एनायनिक मीन्स नेगेटिव चार्ज हो, और जिसमें कैटायनिक, तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, और नॉन आयनिक, जिसमें कोई चार्ज, जीरो चार्ज हो, न्यूट्रल चार्ज हो, कोई चार्ज ही नहीं हो। तो अब ये एनायनिक डिटर्जेंट कैसे बनेंगे, देन कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक, तो हम तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है आगे एनायनिक डिटर्जेंट, तो उसको अब यहाँ पे एनायनिक डिटर्जेंट जनरली जो ये एनायनिक डिटर्जेंट बनते हैं, ये एनायनिक डिटर्जेंट बनेंगे, ये पहले होते क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और इसमें जो है सल्फोनिक जो भी है उसको हीट करते हैं, जो जैसे लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट है, उसको हीट करेंगे किसके साथ, अल्कली के साथ, और ये देगा सोडियम लोराइल सल्फेट। चूँकि ये नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है क्लीनिंग में, सो दे आर एनायनिक डिटर्जेंट। अब यहाँ पे दूसरा है, ये हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए, उसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड से ट्रीट किए, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किए, तो ये बना सल्फोनिक एसिड, और ये सल्फोनिक एसिड जो है वो अल्कली से हीट किए, तो ये बना हमारा सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो यहाँ पे सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट यहाँ पे बना।
तो ये हो गया आपका ये लोराइल अल्कोहल से पहला जो बना था हमारा एनाइनिक डिटर्जेंट सोडियम लोराइल सल्फेट, और यहाँ पे बना सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये बना, और इसका नाम इसका काम जो होगा, इसका यूज़ जो होगा, हम टूथपेस्ट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो आया हमारा कैटाइनिक डिटर्जेंट, जिसमें प्लस चार्ज हो, और ये प्लस चार्ज जो पॉजिटिवली जो चार्ज होगा यही जो है यहाँ पे क्लीनिंग का काम करेगा। तो अब ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट। जो कैटाइनिक क्वाटिनरी कहा जाता है, जिसका चारों साइड से जो है क्वार्टर मीन्स व्हाट 4, तो ये चारों साइड से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे 6 कार्बन के रिंग है, और ये तीनों जो है ये जो है एक एक करके रिंग है। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो होगा क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट, ये क्वाटिनरी क्या है, अमोनियम सॉल्ट है। ये हो सकता है एमीन का है, क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ये क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट है। अब ये जो होगा, यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे ब्रोमाइड दिया है, यहाँ क्लोराइड भी हो सकता है, एसीटेट भी हो सकता है। और ये जो होगा यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ जो क्लीनिंग कर रहा है, और दिस इज़ कैटाइनिक डिटर्जेंट। ये पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ पे ये कैटाइनिक डिटर्जेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। आप देख रहे हैं सर, सब में एक चीज़ कॉमन है, 16 यहाँ पे 116 लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, जो कि डर्ट से लड़ेगा। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि 12 चेन का, यहाँ पे 12 चेन बनेगा, 12 कार्बन का हो जाएगा इधर। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हम लोग जो है 13 लगभग 12 कार्बन का हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ भी 12 बेंजीन रिंग बीच में आ गए, इधर 12, और यहाँ भी 10, 11, 12। तो जो हम लोग देख रहे हैं ये लॉन्ग चेन जो है हाइड्रोकार्बन, जो कि डर्ट को क्या करेगा, पकड़ेगा, और बाकी जो एनाइनिक पार्ट है या कैटाइनिक पार्ट है वो क्या करेंगे, वो जो है वाटर से रिएक्ट करेंगे। और ये क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो होता है वो किसके साथ जाता है, फैट के साथ, क्योंकि वो नॉन पोलर होता है। और ये वाला पार्ट जो होता है, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो पोलर पार्ट होता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो अब ये जो डिटर्जेंट होगा कैटाइनिक डिटर्जेंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइनिक डिटर्जेंट होगा। इसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे, ये हेयर कंडीशनर के रूप में यूज़ होता है, और ये बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और जर्म को भी मारने का इसके में प्रॉपर्टी होता है। तो इसका यूज़ एक टीथ साफ़ करने के लिए किए, जो पहले वाला था, और एक का हेयर को वॉश करने के लिए किए। अब इसका यूज़ क्या होगा, नॉन आयनिक। अब इस केस में क्या होता है, इसमें कोई आयन नहीं फॉर्म किया है। जैसे उस केस में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे आयन फॉर्म करता था। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लंबा चेन होगा, 17 कार्बन का चेन है, और ये जो स्टीयरिक एसिड यूज़ हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ग्लाइकॉल जो होता है जनरली इस तरह का होता है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ग्लाइकॉल जो होता है, ग्लिसरॉल होता है 3 कार्बन, यहाँ पे ग्लिसरॉल ये हो गया जो हमने देखा था, OH ये फुलफिल करना है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, इस तरह का हो जाएगा। तो ये हो गया ग्लिसरॉल, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया ग्लिसरॉल। और ग्लाइकोल जो होता है CH2OH और CH2OH, ये होता है ग्लाइकोल। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोल जो हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो CH2 यहाँ पे लग गया बहुत लंबा रिंग, ये इसको कहा जाता है पॉलीइथाइलिन। इथाइलिन वर्ड जो है आप देख रहे हैं, इथाइलिन जुड़ गया, तो पॉलीइथाइलिन, और ये कंबाइन करेगा, ये रिएक्ट करेगा स्टीयरिक एसिड के साथ। ये किसके साथ किया, स्टीयरिक एसिड के साथ, और ये बन जाएगा नॉन आयनिक। और ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो है, जो लिक्विड डिशवॉशिंग के लिए, जो बर्तन धोने के लिए इसका यूज़ होता है। और जनरली ये जो मिसल फॉर्मेशन के द्वारा भी ये इसका जो है, जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि कैसे मिसल फॉर्मेशन होता है। तो अब
जो ये डिटर्जेंट का मेन जो प्रॉब्लम होता है इसके हाइड्रोकार्बन पार्ट में होता है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होगा जितना अनब्रांच्ड होगा, जितना ब्रांचिंग नहीं होगा, तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसमें जितना ब्रांचिंग नहीं होगा, बिना ब्रांच का होगा, वो जल्दी बैक्टीरिया उसको डिग्रेड कर सकता है। और डिग्रेड करेगा, तोड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया डिग्रेड करेगा तो ये अकुमुलेट नहीं होगा, ये तुरंत जो है अपना चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्रेड नहीं होगा, अगर ब्रांचिंग होगा, तो बैक्टीरिया उसको तोड़ नहीं पाएगा, उसका चेन को तोड़ नहीं पाएगा, तो उसको जो सोप जो है उसको ख़त्म नहीं हो, सोप जो क्या होगा कि वो वाटर में भी परसिस्ट ही करता रहेगा, जिससे कि जो डिटर आपने देखा होगा कि जो नदी में है या कहीं भी वाटर का बॉडीज़ है उसमें झाग निकल रहा है, तो एक्चुअली ये झाग कहाँ से आ रहा है, तो ये जो है डिटर्जेंट से आता है। ये जो डिटर्जेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो डिग्रेडेशन नहीं होगा या धीरे धीरे डिग्रेड करेगा तो क्या होगा, अकुमुलेट हो जाएगा और वाटर बॉडी को जो है वो पॉल्यूट करेगा। अब सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, जो नदी नाला से पानी जाता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है बड़े बड़े प्लांट में, उसको कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या हो गया, जो गंदा पानी, जो नदी नाले का पानी है उसको सीवेज कहेंगे। जब इनका ट्रीटमेंट होता है, जब इनको सफाई किया जाता है सीवेज को, तो सीवेज को सफाई करने के बाद भी इसमें रह ही जाता है ये डिटर्जेंट, जिसके वजह से क्या होगा, फोमिंग होगा और वाटर बॉडी पॉल्यूट किया जाएगा। तो अब जो ध्यान देने की बात है, ये ध्यान दिया जाता है कि कम से कम ये जो है हाइड्रोकार्बन चेन ब्रांच रहे, ताकि बैक्टीरिया जल्दी उसको डिग्रेड कर पाए और फिर जो है पॉल्यूशन नहीं हो। सो आई होप ये पूरी चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।